हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हम लोग एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसकी टाइमिंग होगी डेली 4 PM। जो हम इस क्लास की हमारी थीम क्या रहने वाली है? एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। क्योंकि आप लोगों को पता है साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। कोई भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करें तो आपका जो साइंस का डर है वो पूरा दूर हो जाएगा। कम समय में आप लोगों की साइंस की बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज से अपनी पहली क्लास है। और इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे ही आप लोगों का एक एक चैप्टर होता रहेगा, जैसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेजरमेंट, नेक्स्ट डे 2 PM पे मैं आपको इसके सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और किस रूप में करवाएंगे दोस्तों? टेस्ट के रूप में, जिससे आप लोगों को पता पड़े आप लोगों को कितना याद रख पा रहे हैं, कितना याद नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी 2 क्लास होती है। एक तो 1 बजे होती है, ये तो बरसों से चली आ रही है, इसका नाम ही लेट्स करेक्ट साइंस है, जहां पर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूं। और 2 बजे मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आज जो चैप्टर हुआ उसका नेक्स्ट डे आप लोगों के सभी क्वेश्चंस। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलेगी। हजारों बच्चों में आप लोगों को आपकी रैंक देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल फ्री होता है, दोनों क्लास में आओ, यहां पर आपको आपकी रैंक भी मिलेगी। क्या करना होगा सर? इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, गोल सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज में आना है, मेरा नाम सर्च करना है नीरज जांगीड़, मुझे आप लोग फॉलो कर लो। यहां पर स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री MCQ कराता हूं, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड लगाइए नीरज 11 और इसको अनलॉक कर लीजिएगा, है ना। जो भी नए स्टूडेंट हो, एक बार आप लोगों से कोड पूछता है अनलॉक करने के लिए, तो नीरज 11 लगा के आप लोग अनलॉक कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग साइंस के मेरे एक फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो, जिसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये भी आपको SSC एग्जाम मिलेगा। तो इस वाली क्लास के लिए, इस बैच के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपके पास में प्राइस आ जाएगी, नीरज 11 कोड यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए, है ना। और जो SSC बैंक सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो SSC बैंक कॉम्बो पे एक स्पेशल ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से। पहले जो 1 साल का 10,200 का मिलता था, अब वो 7,999 का मिल जाएगा नीरज 11 कोड लगाने पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मेजरमेंट यानी मापन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज वगैरह अगर प्रॉपर आ रही है तो सभी थम्स अप करके बता दीजिए। चलिए, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक प्रॉब्लम सभी के मन में आ रही थी जब मैंने ये कल सीरीज स्टार्ट करी। सर आपकी गाड़ी के पहिए तो घूम ही नहीं रहे, तो आपकी गाड़ी के पहिए भी मैंने आपको घुमा दिया है। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, साइंस में आपकी पता नहीं कितनी हजारों प्रॉब्लम है, सारी आपकी प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ में दोस्तों खत्म हो जाएगी। पहला दिन है, आप लोग देखना, पूरी शिद्दत से पढ़ना। यहां पर पूरी शिद्दत से मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना चैप्टर है मेजरमेंट यानी मापन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें सबसे जो पहली चीज आती है वो होता है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। चलिए बताइए दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होती है? वो सभी राशियां, वो सभी क्वांटिटी जिनका आप लोग मेजरमेंट कर सको, जिनका आप लोग मापन कर सको। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो रिमोट है इसकी लंबाई कितनी है, क्या आप लोग माप सकते हैं? क्या बताइए, क्या आप लोग माप सकते हो? बिल्कुल सर, मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूं, लंबाई को माप सकता हूं। तो लंबाई एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि हो जाएगी। बात क्लियर है? जैसे मैं आप लोगों से पूछूं आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, क्या आप लोग आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो टेम्परेचर यानी तापमान भी एक आपकी भौतिक राशि हो जाएगी। दोस्तों आज आप लोग कितना खुश हो? 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम? क्या आप लोग अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी की दोस्तों डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो सभी राशि, वो सभी क्वांटिटी जिनका मापन किया जा सके, जिनका मेजरमेंट किया जा सके, उनको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सर एग्जांपल देख के बताइए। तो जैसे ये डॉगी है, आप लोगों को देखना है कि डॉगी के दोस्तों हाइट कितनी है, तो बिल्कुल इसको खड़ा करो, आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि यार ये पता पड़ जाएगा, हाँ सर इसकी लंबाई इतनी है, 2 फीट का है या 3 फीट का है। तो क्या आप लोग इसकी लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हो? बिल्कुल। तो लंबाई एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी।
या मैं आपसे पूछूं आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो जिस चीज को भी आप लोग मेजर कर सकते हो, जिस चीज का भी आप लोग मापन कर सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? दो एग्जांपल अभी याद रखिए दोस्तों। एक तो हाइट, आप लोग अपनी हाइट भी तो बता सकते हो। क्या आप लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो ये दोनों आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वाली चीजें आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। कौन सी वाली चीजें? आप लोग कितना खुश हो बता सकते हो, माप सकते हो। सर मैं 200 ग्राम खुश हुई है, 400 ग्राम नहीं। तो हैप्पीनेस एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप लोग कितना दुखी हो, क्या ये आप लोग माप सकते हो? नहीं सर, इस चीज का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आज आपको कितना प्यार आ रहा है, क्या इस चीज का मेजरमेंट कर सकते हो? सर मुझे 250 किलोग्राम प्यार आ रहा है आज, ऐसा नहीं है। तो इन चीजों का आप लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये आपकी भौतिक राशियां नहीं है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? थम्स अप करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सर इन भौतिक राशियों के प्रकार की, इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियों का वर्गीकरण। हम लोग इनको कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, कुल मिला के मैं आप लोगों को इनके टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो मैं वर्गीकरण कर रहा हूं वो किस बेसिस पे कर रहा हूं? एक वर्गीकरण होगा दोस्तों दिशा के आधार पर, उसकी डायरेक्शन के आधार पर, और एक वर्गीकरण होगा दोस्तों उसके मात्रक के आधार पर। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, केवल और केवल इधर ध्यान दीजिए। जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी दिशा के आधार पर मैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकता हूं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां, और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां। सर समझाइए इसका मतलब क्या आप लोग बोलना चाह रहे हो? आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोग अपनी हाइट का मेजरमेंट कर पा रहे हो। जैसे आप में से कोई व्यक्ति होगा जिनकी हाइट 6 फीट होगी, आपने बता दी ना 6 फीट, कोई होगा 5 फीट। तो क्या आप लोग अपनी हाइट का मेजरमेंट कर पा रहे हो? क्या आप लोग अपनी ऊंचाई को माप पा रहे हो? बिल्कुल माप पा रहे हो ना। तो आपकी जो हाइट होगी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक भौतिक राशि होगी, ये तो हमें पता है। लेकिन क्या आप लोगों को अपनी हाइट बताने के साथ में उसका मैग्नीट्यूड बताने के साथ में क्या उसकी दिशा बताने की भी जरूरत है क्या? सर मेरी 6 फीट हाइट इधर है, या मेरी 6 फीट हाइट इधर है, या मेरी 6 फीट हाइट इधर है। नहीं सर, आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, केवल मान बताना है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ मान की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां। जैसे मैंने आपसे पूछा आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आपने बोला सर अभी मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको क्या दिशा बताने की जरूरत है क्या? सर इधर है, इधर है, इधर है। नहीं दोस्तों, आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी के सभी आप लोगों की अदिश राशियां होगी। आप लोग मार्केट से चावल लेकर आए, मैंने पूछा इनका द्रव्यमान कितना है, इनका मास कितना है, आप लोगों ने बोला 2 किलोग्राम। क्या आपको दिशा बताने की जरूरत है कि 2 किलोग्राम उधर है या 2 किलोग्राम इधर है? नहीं। तो ऐसी राशियां जिनकी आप लोगों को दिशा बताने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मान बताना है, ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां। इसके एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मास यानी द्रव्यमान, और बताएंगे आप लोग। एक आपका हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर बोले तो तापमान। और आप लोग बताइए, अभी एक एग्जांपल और बताया था, आपकी जो हाइट होगी इसमें क्या दिशा की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को? नहीं सर, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। तो ये सभी की सभी आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिनको मेजरमेंट करने के लिए आप लोगों को या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मान की जरूरत तो पड़ती है, साथ में दिशा की भी जरूरत पड़ती है। एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने बोला मेरे पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया 10 न्यूटन, लेकिन लग कहां पर लग रहा है? ऐसे लग रहा है, या ऐसे लग रहा है, या ऐसे लग रहा है, क्योंकि हर फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि अगर 10 न्यूटन का बल ऐसे लग रहा होगा तो मुझे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा तो मुझे इधर गिराने की कोशिश कर रहा होगा। यानी अगर फोर्स की दिशा अलग अलग है तो उसका अलग अलग इफेक्ट है।
ठीक है, यानी यहां पर आप लोगों को दिशा भी बतानी पड़ेगी कि सर कहां पर लग रहा है। तो कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल होता है आप लोगों का फोर्स यानी बल। समझ में आ गई बात को? जरा थम्स अप करके बताइए। बहुत सारे एग्जांपल है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ यहां पर और यहां पर ध्यान रखना है। सर ये क्या है, यहां पर देखो ये तीन तीन चीजें निकल रही है, इनके बारे में तो आपने बताया नहीं। इनके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, पहले इनको तो समझ लो और डिटेल में, ठीक है। तो मैंने दो चीजों के बारे में बताया। चलिए आइए इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होगी दोस्तों? वे राशियां, उन फिजिकल क्वांटिटीज, उन भौतिक राशियों को आप लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, अदिश राशियां बोलेंगे, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को दोस्तों दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसकी पड़ती है? केवल मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल और केवल मान चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मान लीजिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक क्या है? सड़क है। ये एक सड़क है, ये एक सड़क है। मैंने आपसे पूछा इस सड़क की लंबाई कितनी है? आप में से एक व्यक्ति ने आके बोला 100 मीटर। क्या आप लोगों को दिशा बताने की जरूरत है क्या? कि ऐसे जाओ तो 100 मीटर और ऐसे जाओ तो मतलब 100 मीटर इधर है या 100 मीटर इधर है। दिशा बताने की जरूरत नहीं है यार। आपको केवल और केवल यहां पर मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जो आपकी लेंथ होगी वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। आप लोग जब गाड़ी चलाते हो, उसके उधर एक सुई लगी होती है ना, कांटा, वो ऐसे घूमता रहता है, वो बताता रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वो क्या बताता है? वो आपको स्पीड बताता है। तो स्पीड की केवल वैल्यू तो बताता है कि अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अभी 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्पीड बताने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल मान चाहिए कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा है या 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको दिशा नहीं चाहिए कि उधर है, इधर है, इधर है, नहीं। तो स्पीड भी आप लोगों की एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। तापमान में भी आपको दिशा नहीं चाहिए, तो ये सभी आपकी अदिश राशियां हो जाएगी। जैसे दोस्तों दूरी हो गया, जैसे मैंने बोला यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है, तो इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो दूरी हो जाएगा, चाल, स्पीड जो हो जाएगा, द्रव्यमान, आप लोग मार्केट से चावल लेकर आए 2 किलोग्राम, क्या दिशा बताने की जरूरत है क्या? 2 किलोग्राम इधर या 2 किलोग्राम इधर? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मान चाहिए। ऐसी सभी राशियों को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। बात समझ में आई तो थम्स अप करके बताइए। थम्स अप करके बताइए अगर सभी ये बातें जो अभी बताई है वो अगर समझ में आ गई है तो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां। सदिश राशियां हम लोग उन राशियों को बोलेंगे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिशा की भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों? दिशा की भी, दिशा की भी, दिशा की भी। परिमाण तो चाहिए चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, साथ में साथ दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। तो आपको मैग्नीट्यूड भी यहां पर चाहिए और यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों ही चीजें चाहिए। इसका एक एग्जांपल बताइए। इसका एक एग्जांपल अभी ध्यान रखिए आप लोग, बल यानी फोर्स, क्योंकि आप लोग यही समझ पाओगे। अभी आप जानते ही नहीं हो विद्युत तीव्रता क्या होता है, आप जानते ही नहीं हो कोणीय वेग क्या होता है, तो आप लोग कैसे बता पाओगे कि ये सदिश है या अदिश है ना। तो अब सर हमें पता कैसे पड़ेगा कौन सी सदिश है कौन सी अदिश? मैंने एक यूट्यूब पे ट्रिक देखी थी, उसमें बता देता एक लाइन में। जब आप लोगों को फोर्स के बारे में पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप लोग बता सकते हो, हाँ यार ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि किस दिशा में लग रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाओगे, फिजिक्स हम लोग पढ़ते जाएंगे, आपको पता पड़ जाएगा कोणीय वेग क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होता है, विद्युतीय तीव्रता क्या होती है। तो आप लोग अपने कॉमन सेंस से बता दोगे ये एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। अभी केवल एक एग्जांपल ध्यान रखो, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब ये बात तो मैंने बता दी, बट मैंने जो आप लोगों को टेबल बनाई थी उसमें तो पता नहीं बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो ये वाला पार्ट अपना कवर हो चुका है, ये वाला पार्ट अपना कवर हो चुका है ना। अब आ जाइए इस पार्ट पे दोस्तों। एक प्रकार से वर्गीकरण और किया जा सकता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे मैंने बोला कि जितने भी ह्यूमंस हैं आप लोगों को इनको क्लासिफाई करना है, इनका वर्गीकरण करना है। तो एक वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? उनके लिंग के आधार पर। तो उनमें दो पार्ट में आप लोग बांट दोगे, एक पुरुष होंगे एक महिलाएं होंगे। एक मान सकते हो आप लोग उनकी हाइट के आधार पर कि दोस्तों
जिनकी हाइट 3 फीट तक है उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया, 3 से 6 वालों को अलग ग्रुप में रख दिया, 6 से ऊपर वालों को अलग ग्रुप में रख दिया। तो अलग अलग तरीके हैं वर्गीकरण करने के। सिमिलरली एक तरीका और है, एक तो आपने दोस्तों तरीका बता दिया कि दिशा के आधार पर, जिसमें दिशा की आवश्यकता है या नहीं है। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है दोस्तों? मापन के आधार पर या मात्रक के आधार पर। सर मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो मैं समझाता हूं कि इसको हम लोग कितने ग्रुप में, कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां, और एक होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी पूरक राशियां। नहीं आया, नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया समझ में। आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मैंने बोला आप अपनी हाइट को कैलकुलेट करो। आपने इंच टेप लिया, पैरों के नीचे दबाया, नाप के देखा, सर 6 फीट आ गई। क्या आप लोगों को अपनी हाइट को निकालने के लिए किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ा क्या? किसी सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ा क्या? नहीं सर। क्या आप लोगों को आपकी हाइट निकालने के लिए किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ी क्या? नहीं सर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिसका किसी से कोई भी संबंध नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां। थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा और बताओ। जैसे आप लोग मार्केट से चावल लेकर आए 2 किलोग्राम, क्या इस चावल का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या आपको कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा क्या? कोई सूत्र लगाना पड़ा क्या? क्या चावल का द्रव्यमान किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं सर, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसे तो हर क्वांटिटी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? अभी मैं आपको बताता हूं, इधर आओ। ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर यानी एक आयताकार पट्टी है, एक आयताकार पट्टी है। क्या आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? क्षेत्रफल बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो? क्या एरिया को मापा जा सकता है? मापा जा सकता है। इसलिए हम लोग एरिया को एक फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है। क्यों है? क्योंकि इसको मापा जा सकता है। लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी सर। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ को आप लोग क्या बोलते हो? एरिया बोलते हो। यानी एरिया निकालने के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस चीज की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं इससे और इससे ये डेराइव्ड हुआ है क्या? इससे और इससे ये व्युत्पन्न हुआ है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसी राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जिनको निकालने के लिए किसी और चीज की मदद लेनी पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशि। समझ में आया क्या? जैसे आप लोग यहां से यहां पर गए, कितनी दूरी ट्रेवल करी? मान लो 100 मीटर करी। यहां से यहां पर जाने पे समय लगा मान लो 5 सेकंड लगा। मैंने आप लोगों से पूछा स्पीड बताओ, चाल बताओ, स्पीड बताओ, चाल बताओ। तो चाल कैसे निकालोगे? चाल निकालते हो सर दूरी बटे समय। यानी आप लोगों को चाल निकालने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है क्या? लेना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसी राशि जो किसी और से निकले, तो देखो दूरी और समय मिलके ये निकल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका स्पीड यानी चाल, और एक मैंने आपको बताया अभी एरिया यानी क्षेत्रफल। बात क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे बताओ दोस्तों, बात क्लियर है क्या? और ऐसी राशियां जिनको मापने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, उसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलूंगा। जैसे मास निकालने के लिए, द्रव्यमान निकालने के लिए क्या कोई फॉर्मूला आप लोगों को चाहिए होता है क्या? नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। क्या आप लोगों को लेंथ को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए क्या? नहीं सर। आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर मापना है, क्या आपको कोई सूत्र की आवश्यकता है क्या? नहीं सर। तो ये सभी के सभी आप लोगों की फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां हो जाएगी। समझ में आया? थम्स अप करके बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों, सभी चीज समझ में आई या नहीं आई? सभी चीज समझ में आई या नहीं आई?
आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको मापने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको मापने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है थोड़ी सी देर में इस पे कूदेंगे, अभी सिर्फ यहां तक ध्यान रखो। चलो आ जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटीज की सर डेफिनेशन लिखवा दो, समझ में तो आ गया, डेफिनेशन भी लिखवा दो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, जिन राशियों की अभिव्यक्ति के लिए यानी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को अन्य भौतिक राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़े, या फिर ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों मतलब अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है, पूर्णतः स्वतंत्र, ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां कितनी होती है, तो संख्या में मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती है, 7 होती है। जैसे आप लोग मुझे बताओ, लंबाई, इसको मापने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता लेनी पड़ रही है क्या? नहीं सर, तो एक तो लंबाई हो जाएगी। द्रव्यमान, किसी चीज का मास को मेजर करना चाहते हो, द्रव्यमान मापना चाहते हो, किसी और चीज की मदद लेनी पड़ रही है क्या? नहीं सर। आपकी घड़ी में टाइम कितना हुआ है, क्या यह बताने के लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। तो देखो 3 तो मैंने अभी बता दी है, तो टोटल कितनी होती है? 7 होती है। उन 7 के नाम बता दूं? बिल्कुल सर बता दो। तो पहली आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, ये तो आपको पता पड़ जाएगा। दूसरा है दोस्तों टाइम यानी समय, आपको समय को बताने के लिए क्या किसी और की मदद लेनी पड़ रही क्या? नहीं। तीसरी हम लोग बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर, आपके तापमान मापना है, क्या कोई सूत्र लगाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, है ना। एक होता है आपका मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। तो ये 4 तो आप लोग इससे भली भांति वाकिफ है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों करंट भी आप लोगों का, करंट को निकालने के लिए भी कोई और चीज नहीं चाहिए, तो ये भी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक होता है दोस्तों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ये टोटल 7 हो गए। अब आप लोग इन चारों से तो भली भांति वाकिफ है, बहुत भली भांति वाकिफ है, डेली लाइफ में आप लोग इसका यूज करते हो। इन 3 के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो जब थोड़ी देर बाद में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब आपको पता पड़ेगा करंट क्या होता है, तब आपको पता पड़ेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। अभी के लिए आप लोगों को इन 7 के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बताओ, थम्स अप करके। क्लियर है? ठीक है। अब सर एक प्रॉब्लम आई मेरे पास में, ये डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो व्युत्पन्न राशि हम लोग उन राशियों को बोलेंगे, ठीक है, तो उन राशियों को बोलेंगे जो कि स्वतंत्र नहीं होती है, किन्हीं और राशियों पे डिपेंड करती है। किन पे करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, मूल राशियों पे निर्भर करती है। सर इसका एक एग्जांपल बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल बताओ। आइए मैं आपको बताता हूं वही एग्जांपल। आप लोग यहां से यहां पर गए, आपने यहां से स्टार्ट करा, यहां पर आपने एंड करा, समझ में आ गई? तो यहां से स्टार्ट करा, यहां पर आपने एंड करा, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए 100 मीटर है। क्लियर है क्या? मतलब इस सड़क की लंबाई मान लो कितनी है? 100 मीटर। आपको यहां से स्टार्ट करा, यहां पर एंड करा, जो समय लगा वो कितना लगा? मान लो 10 सेकंड लगा। आपको स्पीड निकालनी, चाल निकालनी है, तो चाल निकालने के लिए क्या आपको मूल राशियों की मदद लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। कि ये टोटल लंबाई कितनी थी? 100 मीटर। यहां से यहां पर समय कितना लगा? 10 सेकंड। तो देखो ये लंबाई भी एक मूल राशि है, समय भी एक आपका, टाइम भी मूल राशि है, यानी इसको निकालने के लिए आपको 2 मूल राशियों की मदद लेनी पड़ रही है। तो इसको क्या आप लोग एक मूल राशि बोलोगे क्या? नहीं सर। एक फंडामेंटल क्वांटिटी बोलोगे क्या? नहीं, इसको डेरिवेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट है ना, किसी और पे डिपेंडेंट है। तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? एक डेरिवेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी होती है, जैसे आयतन को निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने आप लोगों को बोला इसका आयतन निकालो, तो आपको लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, देखो कितनी सारी चीजें चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड, क्योंकि ये कई राशियों पे डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है?
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 7 मूल राशियां थी। ये बात क्लियर है? पहले तो मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? थम्स अप करके बताओ। यहां तक ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत आसानी से हमने समझी है। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप और लाइक करके आप लोग बताइए। बताओ। एक अमित यादव जी बोल रहे हैं डिस्टेंस शून्य नहीं हो सकती है, कभी पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट शून्य नेगेटिव डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है। पता नहीं दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या लिख दिया। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ये, और जो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो ये अगले चैप्टर में बात करेंगे। बच्चों को वो कुछ भी समझ, वो सब समझ में आ जाएगा, बट आपको ना वो समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। तो जो चीज पढ़ाई जा रही है पहले वो तो बताओ, सब बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कल पूरा चैप्टर इसी पे है, मोशन वाला, है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई मेरे को। तो अब आगे बताओ, आगे क्या। तो हम क्या हो गए, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि जितनी भी राशियां है, जितनी भी आप लोगों की क्वांटिटीज है, सब चीज को मैं माप सकता हूं, सब चीज को मैं माप सकता हूं। जैसे मैंने बोला कि स्पीड को माप सकते हो क्या, आप लोग बोलोगे बिल्कुल। स्पीड क्या होता है आप लोगों का, स्पीड क्या होता है? स्पीड आप लोगों का दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है, दूरी बट्टे समय तो होता है। तो दूरी कहीं ना कहीं एक लंबाई है, बिल्कुल। समय कहीं ना कहीं आपके पास, मतलब टाइम भी आपके पास में है। अब क्वेश्चन एक ही आता है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, आपका पार्क है ना, आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करा और आप गए यहां से यहां पर गए। तो दोस्तों जरूर कोई जब यहां से यहां पर गए होंगे तो एक कोण बना होगा ना, कोण बना होगा, कोण बना होगा, कोण बना होगा, बिल्कुल। तो यार इसको भी तो माप सकते हैं हम लोग, कितना कोण बना, कितना कोण बना, बिल्कुल माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। ये कितना एंगल बना। इस एंगल को मापने के लिए किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यार एंगल भी आप लोगों की एक क्वांटिटी होनी चाहिए थी, एक राशि होनी चाहिए थी, बट आपने तो बोला केवल 7 ही राशियां होती है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये एक राशि और है, ये एक राशि और है जिसको हम लोग, मतलब अभी आपके पास में कमी है। तो जब आपके दोस्तों जब 10वीं का बोर्ड देते थे, मान लीजिए 36 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, आपके पास में 35 नंबर ही आते थे, तो आपको सप्लीमेंट्री लग जाती थी ना 1 नंबर की। सिमिलरली अभी हमारे पास में पूरे मूल मात्रक नहीं है, कुछ और मात्रक की जरूरत है। जैसे इसको मापने के लिए क्या, ये भी तो एक मात्रक, ये भी तो एक आपकी राशियां है, ये एंगल जो बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है। तो दोस्तों 2 आप लोगों की राशियां और जोड़ी गई, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी पूरक राशियां। तो पूरक राशियां क्या होती है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों 2 राशियां है आप लोगों की पूरक राशि, कौन कौन सी, सीधे इधर देखो। एक तो आपका हो जाएगा प्लेन एंगल यानी समतल कोण, एक हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर आओ मैं बताता हूं आपको। पहले तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है, ये कोण कितना है, ये कोई बता सकता है क्या? ये एंगल कितना है, कोई देख के बता सकता है क्या? ये एंगल है दोस्तों 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या कोण को आप लोग माप पा रहे हो क्या? एंगल को आप लोग मेजर कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो एंगल आप लोगों की एक फिजिकल क्वांटिटी है, पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो एंगल है किसी एक प्लेन में बन रहा है क्या, किसी एक तल में बन रहा है क्या? ये एक प्लेन में बन रहा है कि एक तल में बन रहा है क्या? तो इस एंगल को मैं बोलूंगा प्लेन एंगल यानी समतल कोण। किसी इसमें तो बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, एक प्लेन में तो बन रहा है। जैसे मैं बोलूं इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, तो एक प्लेन में तो एक तल में ही तो है। जिस कॉपी पे आप लोग लिख रहे हो पूरा का पूरा एक प्लेन ही तो है, जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं पूरा का पूरा प्लेन ही तो है। तो इस एंगल को जो आप लोग गणित में पढ़ते हो ना, 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, वो सारे के सारे आपके प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल आप लोगों का एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक पूरक राशि है। और ऐसे ही दोस्तों एक सॉलिड एंगल होता है, वहां पर हम लोग है ना ये नापते हैं, ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है अंदर का। तो बस आप लोग को नाम याद रखना है, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, ये दोनों ही आपके क्या है, पूरक राशियां है यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अब आप लोगों ने बोला कि ऐसी कोई भी राशि जिनका आप लोग मापन कर सकते हो उसको आप लोग भौतिक राशि बोलोगे यानी फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों मार्केट से चावल लेकर आए, कितने लेकर आए, 2 किलोग्राम लेकर आए।
आपने बोला कितने लेकर आए हो, 2 किलोग्राम लेकर आए हूं सर। मैंने बोला आपकी हाइट कितनी है, आपने बोला सर मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला आपकी गाड़ी की चाल कितनी है, आपने बोला सर 40 मीटर प्रति सेकेंड। मैंने आप लोगों को बोला आपके घर के सड़क की लंबाई कितनी है, आपने बोला सर 30 मीटर। तो आप लोग यहां पर एक चीज नोट कर पा रहे हो कि किसी भी क्वांटिटी को जब आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब आप लोग व्यक्त कर रहे हो, आप लोगों को दो चीज की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी आवश्यकता पड़ रही है, दो चीज की आवश्यकता पड़ रही है। एक तो दोस्तों आगे देखो, ये नंबर आपकी आवश्यकता पड़ रही है, देखो क्या आवश्यकता पड़ रही है, एक नंबर की। तो एक तो आप लोगों को आवश्यकता पड़ रही है एक संख्या की, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू की, क्लियर। और आपको साथ में दोस्तों ये भी तो बताना पड़ रहा है किलोग्राम लेकर आए हो या ग्राम लेकर आए हो, समझ में आ रहा है। और आपको एक चीज की आवश्यकता और पड़ रही है। तो मैंने आप लोगों को बस ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई सी भी क्वांटिटी को जब आप लोग मेजर करते हो, किसी भी राशि को जब आप लोग मापते हो, तो आपको दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक तो संख्या की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, एक तो संख्या की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में दोस्तों एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। एक मात्रक, ये पीछे जो लगता है ना, जैसे 4 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 100 मीटर, है ना, 40 घंटे, जो लास्ट में लगता है ना, ये लास्ट में जो लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? सर बताओ, एग्जांपल देके बताओ। तो यहां पर मुझे बताओ, मैंने बोला मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, तो यहां पर मात्रक क्या है बताइए, मात्रक क्या है? तो ये जो पीछे लग रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक, यानी फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। मैंने आप लोगों को बोला कि मैं मार्केट से 6 किलोग्राम चावल लेकर आया हूं, तो यहां पर मात्रक क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम यहां पर क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 4 और 6 तो संख्याएं हो जाएगी, नंबर्स हो जाएंगे, और इनके जो पीछे जो लग रहे हैं इनको हम लोग बोलेंगे यूनिट्स यानी मात्रक। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब दोस्तों एक प्रॉब्लम और आ गई, एक प्रॉब्लम और आ गई। आप मार्केट से चावल लेकर आए, आप लोगों को मुझे बताना है कि आप कितने चावल लेकर आए, बट आप कैसे बताएं, आपके मन में कंफ्यूजन आ गया, सर मैं क्या बोलूं, मैं 2 किलोग्राम बोलूं या मैं 2000 ग्राम बोलूं, क्या बोलूं सर, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैंने आपको बोला अपनी हाइट बताओ माप के, आप बोलो सर मैं फीट में बताऊं या मैं मीटर में बताऊं या सेंटीमीटर में बताऊं या इंच में बताऊं, सर किस में बताऊं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे पास में मात्रक के अलग अलग पद्धतियां होती है, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग जो मार्केट से चावल लेकर आए हो, कितने लेकर आए हो, ये मुझे बताओ आप लोग एफपीएस सिस्टम में, या मैंने बोला एमकेएस सिस्टम में, या मैंने बोला सीजीएस सिस्टम में। आप लोग बोल रहे हो सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं, इधर आओ दोस्तों। हमारे पास में अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग पद्धतियां होती है। किसी पद्धति में आप लोग द्रव्यमान को मापते हो ग्राम में, किसी पद्धति में आप लोग द्रव्यमान को मापते हो किलोग्राम में, किसी पद्धति में आप लोग द्रव्यमान को मापते हो पाउंड में। ठीक है, या मैं आप लोग दोस्तों किसी पद्धति में आप लोग लंबाई को मापते हो फीट में, किसी पद्धति में मापते हो सेंटीमीटर में, किसी पद्धति में मापते हो इंच में। जैसे मान लो मैंने एक पद्धति का नाम बताया एसआई पद्धति, मैंने एक पद्धति का नाम बताया एसआई पद्धति, यानी एसआई सिस्टम मैंने आपको बोला। मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया कि इस सिस्टम में लंबाई को मापा जाता है मीटर में। मैंने क्या बोला, एसआई सिस्टम में लंबाई को मापा जाता है मीटर में। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को एसआई सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। मैंने बोला मेरी हाइट है 700, मेरी हाइट है 700, इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग, 700 फीट समझोगे या 700 सेंटीमीटर समझोगे या 700 मीटर समझोगे। दोस्तों एसआई पद्धति में जब भी लंबाई को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। और जब मैं बोल रहा हूं कि मैं कौन सी पद्धति फॉलो कर रहा हूं, एसआई पद्धति, तो वहां पर लंबाई का मतलब, अगर मैं लंबाई बता रहा हूं तो जरूर वो किस में होगी, मीटर में होगी। बात क्लियर है? तो हमारे पास में अलग अलग पद्धतियां होती है। आइए उन अलग अलग पद्धतियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहली पद्धति आपके पास में है दोस्तों, सबसे पहली पद्धति जिसका नाम है सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति। उस पद्धति का नाम क्या है, सीजीएस पद्धति, इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम।
तो पहला सिस्टम है हमारे पास में सीजीएस सिस्टम। इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल, इसको दोस्तों फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या इसको मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो सर इस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? तो देखो ध्यान से समझो, सीजीएस, सी का मतलब है सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को रुको, सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापा जाता है दोस्तों सेंटीमीटर में। इस जी का मतलब होता है ग्राम। तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में। ठीक है, ये एस का मतलब क्या है? सेकंड। तो सीजीएस पद्धति में जो समय को मापा जाता है वो मापा जाता है सेकंड में। जैसे मान लीजिए कल मोदी जी रात को 8 बजे लाइव आकर बोले अब इंडिया में केवल एक ही पद्धति चलेगी। कौन सी पद्धति? सीजीएस पद्धति चलेगी। जिसने भी सीजीएस पद्धति को फॉलो नहीं करा उसको हो जाएगी जेल। ठीक है, तो आप लोग मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए, आपने बोला चावल दो, बोले कितना चाहिए? आपने बोला 60। तो अब वो समझ जाएगा यार हमारे देश में सीजीएस सिस्टम चल रहा है, यानी इस 60 का मतलब है वो किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? ग्राम की बात कर रहा है। या आप लोग दोस्तों बोले कि 800 सड़क बना दो, है ना, 800 की सड़क बना दो। अब 800 का मतलब क्या है? आपको पता है सीजीएस सिस्टम चल रहा है देश में, तो दोस्तों लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में नापते हैं। तो आप लोग बोलेंगे 800 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आ गई? तो सीजीएस सिस्टम में आप लोग लंबाई को मापते हो सेंटीमीटर में, समय को मापते हो ग्राम में, द्रव्यमान को मापते हो ग्राम में और समय को मापते हो सेकंड में। ठीक है, इसके बाद में एक और सिस्टम आया जिसको हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी बोला जाता है। ये सिस्टम में बोला क्यों, मैं आपके हिसाब से क्यों मानूं? मैं तो द्रव्यमान को कुछ और मापूंगा, मैं आपके अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में क्यों मापूं? तो दोस्तों इनका एक अलग सिस्टम था। इस सिस्टम का नाम है एफपीएस सिस्टम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एफ का मतलब होता है फुट। तो ये सिस्टम बोलता है कि लंबाई को आप लोग मापो किसमें? फुट में मापो। दोस्तों पी का मतलब होता है पाउंड। यह सिस्टम बोलता है द्रव्यमान को मापो पाउंड में। इस एस का मतलब होता है सेकंड। यह सिस्टम बोलता है समय को मापो सेकंड में। बात क्लियर है क्या? एक दूसरा सिस्टम आया जिसका नाम है एमकेएस सिस्टम। यह बोलता है क्या? लंबाई को मापो मीटर में। यह बोलता है लंबाई को मापो मीटर में। यह बोलता है के द्रव्यमान को मापो किलोग्राम में। यह बोलता है एस टाइम को मापो सेकंड। क्लियर है क्या? लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। यहां तक चीजें क्लियर है? थम्स अप करके बताइए। यहां तक चीजें क्लियर है तो थम्स अप करके बताइए। यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर है तो थम्स अप करके आप लोग बताइए। अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई, मान लो इंडिया वाले फॉलो करते हैं सीजीएस सिस्टम। मान लो सीजीएस सिस्टम फॉलो करते हैं, मान लेते हैं। और ये मान के चलिए अमेरिका वाले ये मान के चलो आप लोग एमकेएस सिस्टम फॉलो करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? तो अमेरिका वालों ने चावल भेजे इंडिया को। अमेरिका वाले ने भेजे चावल भेजे, राइस भेजे इंडिया को। इंडिया वालों ने पूछा कितने हैं ये? इन्होंने बोल दिया 800। अब अमेरिका में मान लीजिए फॉलो होता है एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस सिस्टम के अनुसार द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम। यानी अमेरिका वाले ने बोला है 800 किलोग्राम, लेकिन इंडिया वाले में फॉलो होता है ये सीजीएस सिस्टम। तो इंडिया वाले समझेंगे ग्राम भेजा है, तो इंडिया वाले इसको मानेंगे 800 ग्राम, और अमेरिका वाले के अकॉर्डिंग 800 किलोग्राम है। तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था दोस्तों। कोई सीजीएस सिस्टम फॉलो कर रहा था, कोई एमकेएस सिस्टम फॉलो कर रहा था। क्या इंटरनेशनली एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी था क्या जो सभी जगह मान्य हो? तो एक ऐसा सिस्टम आया जो हर जगह मान्य है। ये सबके अलग अलग, ये लोकल सिस्टम है सबके अलग अलग। तो एक ऐसा सिस्टम आना जरूरी था जो इंटरनेशनली दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों लागू हो, और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एसआई सिस्टम। या इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? इंटरनेशनल सिस्टम्स भी बोल सकते हो। ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या बोलता है? आपकी लड़ाई किसके लिए हो रही थी? लंबाई को किस में मापूं, समय को किस में मापूं, द्रव्यमान को किस में मापूं।
मैं पूरे 7 के बारे में बता रहा हूं, किसको किस में मापना है, आगे से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बताओ क्या करना है हमको। तो इन्होंने बोला आपको क्या करना है, जो समय होगा वो आपको मापना है सेकंड में। चलो सर समझ में आ गई। और बताओ सर कुछ और आदेश। इन्होंने बोला लंबाई को आपको मापना है मीटर में। चलो सर और बताओ। द्रव्यमान को मापना है किलोग्राम में। ठीक है, आपको इन तीनों को तो लड़के लड़ाई हो रही थी, कोई बोल रहा था मैं फुट में मापूंगा, कोई बोल रहा था मैं इसमें सेंटीमीटर में मापूंगा। इन्होंने बोला आगे भविष्य में लड़ाई ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ और क्वांटिटीज के मात्रक बता देता हूं, आपको किस में मापना है ना, तो आगे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि जो करंट है ना उसको माप लेना एम्पियर में। ठीक है सर। टेम्परेचर को माप लेना केल्विन में। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को माप लेना मोल में। और लुमिनस इंटेंसिटी को माप लेना कैंडेला में। ठीक है, तो आप लोगों के दोस्तों जितने भी आप लोगों के 7 मूल राशियां थी, 7 जो फंडामेंटल आपके पास में क्वांटिटीज थी, उनके अब हमारे पास में मात्रक आ चुके हैं कि किसको किस में मापना है। दोस्तों एनटीपीसी में इस बार क्वेश्चन आया कि टेम्परेचर का यानी तापमान का, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों मैक्सिमम बच्चे आंसर देकर आए दोस्तों सेल्सियस, जबकि टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। एसआई मात्रक की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा ही सिस्टम क्या बोलता है, टेम्परेचर को किस में मापो, केल्विन में। क्लियर है। ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया। ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसका मात्रक क्या है, कैंडेला। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, पदार्थ की मात्रा, उसको किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। तो ये सभी से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, थम्स अप करके बताइए कि सर यहां तक आप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, और इसके जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों डेली 2 PM पे करवाऊंगा मैं अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं इस वाले चैप्टर से, टेंशन मत लो। एक क्लास में एक चैप्टर उड़ाना, टेंशन मत लो। सर ये क्या है दोस्तों, ये आप लोगों का एक लोगो है। सर किसका लोगो है, किसने बनाया है? ये लोगो प्रोड्यूस किया गया था BIPM के द्वारा। ये BIPM क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। कुछ नहीं है, एक लोगो बना दिया। इस लोगो से क्या पहचान रहे हो आप? के, मोल, कैडमियम, किलोग्राम में पता नहीं क्या है, ये एम्पियर है, ये सेकंड है, ये मीटर है। तो जितनी भी आप लोगों की दोस्तों मात्रक है उनका एक लोगो बना गया है, कुछ भी नहीं है। तो बस आपको यह ध्यान रखना है, क्वांटिटी याद रखनी है, कौन कौन सी आपकी क्वांटिटी होती है और उनके मात्रक क्या होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो इनसे मिलकर बनती है। जैसे आपको मैं बोलूं, स्पीड जो होता है, स्पीड यानी चाल। चाल क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बट्टे समय। यही होता है ना, अरे यही होता है ना। क्या आपके पास में दूरी को मापने के लिए कुछ है क्या? अरे दूरी एक प्रकार की लंबाई तो है। क्या हमारे पास में लंबाई को मापने के लिए कुछ है क्या? कुछ है क्या? कुछ है, बिल्कुल। लंबाई को मापो ना मीटर में। क्या हमारे पास में टाइम को मापने के लिए कुछ है क्या? हाँ, टाइम को मापो ना सेकंड में। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। यानी अगर आपसे कोई पूछे स्पीड का, चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, आप लोग बोलेंगे मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो ऐसे ही आपके पास में दोस्तों बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। तो उनके मात्रक क्या निकल जाएंगे क्या? अरे उन सभी के मात्रक निकल जाएंगे क्या? जैसे मैंने अभी आप लोगों को निकाल के बताया स्पीड का, वैसे सभी के मात्रक निकल जाएंगे क्या? सर निकल तो जाएंगे, लेकिन सिखाओ तो सर ये आया कहां से, ये आया कहां से, ये सिखाओ तो सही। चलो स्पीड तो सर बच्चा जानता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो तो मुझे समझ में आ गया। बट सर ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, ये कैसे? तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको यही नहीं पता प्रेशर क्या होता है, तो आप लोग इसका मात्रक कैसे अभी रटना हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ना प्रेशर का ये होता है, पावर का ये होता है, तो अभी आपके लिए रटना हो जाएगा। बल्कि आपको रटना नहीं है दोस्तों, चीजें समझनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर दोस्तों इन सभी राशियों के बारे में आप लोग पढ़ोगे, वहां पर मैं सभी के मात्रक आपको लिखवाते हुए चलता चलूंगा। क्लियर है? अरे समझ में आ गई बात को? तो ये अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। पावर का ये वाट होता है, वर्क का ये होता है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आप लोग पढ़ोगे मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, तब आपको जब पता ही पड़ जाएगा तो सबके मात्रक भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ और प्रॉब्लम मैं बताता हूं
कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ 1 फीट में कितने इंच होते हैं। तो कुछ लंबाई के कुछ और मात्रक भी मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1 यार्ड का मतलब होता है 36 इंच। 1 यार्ड का मतलब होता है 36 इंच। आप लोग बोलोगे 36 इंच तो समझ में आ गया, बट इंच का मतलब क्या होता है दोस्तों? फुट पूछा जाता है और आप लोगों से पूछा जाता है इंच। तो ध्यान रखेंगे 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। क्या होता है जरा मुझे बताओ? 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। आप जो हाइट मापते हो, जैसे मेरी हाइट है 6 फीट, तो इंच में कितनी होगी? तो दोस्तों 1 फीट में होते हैं 12 इंच। 1 फीट में होते हैं 12 इंच। तो अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो इंच में बताओ कितनी हो जाएगी? 72 इंच की। क्लियर है? और अगर मुझे सेंटीमीटर में काउंट करना है तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोग देख लो 72 इंटू 2.54 कर लो, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आप लोगों से पूछी जाती है कि 1 फुट में बताओ कितने इंच होते हैं। आपको ध्यान रखना है 12 इंच होते हैं। आप लोगों से पूछ ले 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। आपसे पूछ ले 1 यार्ड में कितनी लेंथ होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 36 इंच। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए सर और क्या पूछ सकता है इस चैप्टर में? दोस्तों इस चैप्टर में अभी थोड़ा सा कुछ और बचा है, सारी चीजें अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो मैंने आपसे पूछा कि इन 2 तारों के बीच की दूरी कितनी है। अब आप लोग मीटर में बताओगे तो पागल हो जाओगे सर। 2 0 3 4 8 7 5 3 2 9 8 7 मीटर, इतना लंबा डाटा बताओगे क्या आप? अरे इतना लंबा डाटा बताओगे क्या? नहीं। तो हमारे पास में क्या होता है, बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए कुछ मात्रक होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं। उन्हीं यूनिट्स के मैं बात करता हूं। मैं फिर से बताता हूं, ये जो यूनिट्स होते हैं, ये जो मात्रक होते हैं, आप लोग छोटी दूरियां मापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे इसकी दूरी मापने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल कर लोगे? मीटर इस्तेमाल कर लोगे, सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी दूरी मापनी है तो उसके लिए आप लोग सेंटीमीटर, मीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक मान लो बहुत बड़ी दूरी है। मैंने बोला बताओ कि यहां से है ना, जयपुर से मान लो अमेरिका के बीच की दूरी कितनी, तो आप बताते जाओ 1 2 4 0 0 3 2 6 7 5 3 इतने मीटर है। तो अच्छा थोड़ी लगेगा इतना बड़ा डाटा लिखते हुए, है ना। तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए हमारे पास में कुछ मात्रक है, कुछ यूनिट्स है। उन्हीं में से दोस्तों एक यूनिट है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। सर ये खगोलीय इकाई क्या होती है? कुछ भी नहीं है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को हमने नाम दे दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य और तारे के बीच की दूरी। तो आपको ध्यान रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई बोलते हैं। सर अगर एग्जाम में पूछ ले एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लाइट ईयर होता है वो किसका मात्रक होता है। बहुत से बच्चों को लगता है यार ईयर आ रहा है, वर्ष आ रहा है, तो सर ये समय का मात्रक है। दोस्तों ये समय का मात्रक नहीं है, ये भी आपके दूरी का मात्रक है। सर दूरी का मात्रक कैसे? तो लाइट ईयर का मतलब क्या है? प्रकाश वर्ष का। आपको पता है प्रकाश, लाइट ट्रेवल करता है, लाइट की कोई ना कोई स्पीड भी होती होगी, ठीक है। तो दोस्तों एक वर्ष में लाइट कितना ट्रेवल कर जाएगा, कितनी दूरी कवर करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का मात्रक है। तो आपसे पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो आइए मैं निकाल के बताता हूं। देखो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 1 सेकेंड में सर इतने मीटर चलता है। तो 1 साल में कितना चलेगा? 1 साल में टोटल सेकंड देख लो कितना होता है। तो साल में दिन होते हैं 365, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो टोटल इतने सेकंड होते हैं 60 ये साल में। तो इसको जब इससे गुना करोगे तो साल में प्रकाश कितना चलेगा वो आपको पता पड़ जाएगा।
ठीक है, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और एक चीज क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को कि एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आप लोग ध्यान रखोगे सर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारे पास में बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए दो मात्रक आ चुके हैं, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई, और एक मैंने आपको बता दिया लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। सर ये दो ही होते हैं ना, एक और होता है दोस्तों जिसका नाम होता है पारसेक। ठीक है, तो पारसेक का तो बताओ, पारसेक में कितने मीटर होता है दोस्तों? एक पारसेक में होता है इतने मीटर, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। सर अगर एग्जाम में पूछा जाए बताओ सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है या लाइट ईयर है, पारसेक पूछा जाता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, लिख लो दोस्तों, क्वेश्चन आता है पारसेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पारसेक। सर यही क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, एक और पूछा जाता है, बताओ एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? दोस्तों एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। यानी इतने सारे, देखो प्रकाश वर्ष वैसे इतनी बड़ी दूरी है और इतने सारे प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष, लगभग 3 प्रकाश वर्ष मिलकर एक पारसेक का निर्माण कर रहे हैं, तो पारसेक आपकी सबसे बड़ी दूरी हो जाएगी। कहानी क्लियर है दोस्तों, ये बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं पावर ऑफ 10 यानी 10 की घात। सर अब ये नया क्या चक्कर आ गया, परेशान हो गया मैं तो। परेशान हो गया क्या, पहले तो बताओ, पहले तो कमेंट करके बोलो सर नहीं हुआ परेशान। परेशान था बट मैं मेहनत कर रहा हूं, ऑब्वियसली बात है, परेशान होऊंगा तो कब तक चलेगी जिंदगी। नहीं हूं परेशान, मेहनत कर रहा हूं, बस थोड़ा सा और बचा है, ये चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, आप लोग बाजार में लेने गए चावल, बाजार वाले ने आपको दे दिए कितने ग्राम चावल, 2000 ग्राम चावल दे दिया, 2000 ग्राम। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला कि आपके पास में बहुत बड़ा पत्थर है आपके कॉलोनी में। मैंने पूछा उसका द्रव्यमान कितना है, आपने बोला यार है ना इतना सारा, इतना सारा, इतने किलोग्राम का पत्थर है। अब मजा आ रहा है कि इतना बड़ा डाटा लिखते हुए, अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा ना? जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप बाजार से चीनी लेकर आए, कितने लेकर आए, 4 किलोग्राम। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस 4 किलोग्राम का मतलब 4000 ग्राम होता है क्या? बस सुनते जाना, मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूं, बस सुनते जाओ आप। ठीक है सर, आप लोग दोस्तों बाजार से लेकर आए 2 ग्राम चीनी लेकर आए, 2 ग्राम चीनी लेकर आया, इसके आगे मैंने लगा दिया के, तो 2 किलोग्राम बन गई। मतलब 2 ग्राम तो ये था, अब 2 किलोग्राम का मतलब है 2000 ग्राम। मतलब क्या होता है, ये के कुछ ना कुछ सर चक्कर कर रहा है। ये के का चक्कर क्या है ये दोस्तों, होता क्या है, इस के का मतलब होता है 10 की पावर 3। इस के का मतलब होता है 10 की पावर 3। हमारे पास में 10 की बहुत सारी घात होती है, जैसे 10 की पावर 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9। तो दोस्तों इन 10 की घात को है ना हम लोग एक नाम दे देते हैं, है ना। सभी 10 की घात के लिए कुछ ना कुछ नाम है। जैसे 10 की घात 3 के लिए किलो है, 10 की घात -2 के लिए सेंटीमीटर है, 10 की घात -6 के लिए दोस्तों आपका माइक्रो है, 10 की घात -15 के लिए फेम्टो है, 10 की घात 15 के लिए पेटा है, 10 की घात 24 के लिए योटा है, 10 की घात -24 के लिए येक्टो है। सर इसका यूज क्या है, आओ मैं आपको यूज बताता हूं, इधर आओ, इधर आओ मेरे दोस्तों। जैसे आप लोग, एक सड़क है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई इतने मीटर है, इसकी लंबाई इतनी मीटर है, ठीक है। अब ये लिखना हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि कितने जीरो है, 3 और 3 6 जीरो है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 × 10 की पावर 6 मीटर। ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे दोस्तों फिजिक्स में 10 की पावर 6 का मतलब होता है दोस्तों मेगा, और मेगा को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एम से। तो इसकी जगह आप लोग एम लिख दो ना, मैं उससे समझ जाऊंगा। तो 4 कैपिटल एम लिख दिया मैंने। इसको पढ़ूंगा कैसे, 4 मेगा मीटर। आपने मुझे बोल दिया सर इस सड़क की लंबाई 4 मेगा मीटर है, तो मुझे खुद समझ में आ गया मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। अच्छा 1 2 इतनी लंबाई है। समझ में आ रही है मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रही है मेरी बात को क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे आप लोग गए
कि सर मैं आपके लिए 6 किलोग्राम चीनी लेकर आया हूं, तो मुझे पता ही सी यार ये के किसके लिए होता है, के किसके लिए लगाते हैं, के लगाते हैं सर किलो के लिए, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो मुझे पता पड़ गया आप मेरे लिए इतनी चीनी लेकर आए हो, आप मेरे लिए इतनी चीनी लेकर आए हो, मुझे पता पड़ गया। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात को? क्लियर, ठीक है। जैसे आप लोग बोले कि सर इस पेन की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, आपने मुझे नाप के बताया सर 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो मैंने बोला अच्छा सेंटी इसका मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2। ठीक है, मुझे पता पड़ गया 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी लगभग 0.4 मीटर, मुझे समझ में आ गया ऐसे। क्लियर है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है, हम लोग इसका यूज क्यों कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर है उसको छोटा बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, 10 की घात का यूज करेंगे। क्लियर है क्या? उसके लिए हम लोग 10 की घात का यूज करेंगे। या कोई बहुत छोटा नंबर है उसको बड़ा करने के लिए हम लोग, जैसे मैंने बोला कि बताओ इस चींटी की लंबाई कितनी है, आपने बोला सर 0.0000003 मीटर इतनी लंबाई है। अब ये अच्छा थोड़ी लग रहा है, ये अच्छा थोड़ी लग रहा है। तो इससे बढ़िया मान लो आप ये लिख देते हैं कुछ, मान लो सर 3 माइक्रोमीटर लंबाई है चींटी की, तो इस माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो मैं समझ जाता। तो क्या होता है दोस्तों, इन प्रेफिक्स का, इन उपसर्ग का, पहली बात है इनको उपसर्ग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये आगे लग रहा है। जैसे मान लो ये इसके आगे लग रहा है ना, ठीक है, और बताओ इसके आगे लग रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको प्रेफिक्स बोल रहे हैं, उपसर्ग बोल रहे हैं। तो 10 की घात के कई उपसर्ग होते हैं। अब आपको कौन कौन से याद रखना है, देखो बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, तो बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, और इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों वो ये वाले पूछे जाते हैं, ये वाले बहुत ज्यादा चांसेस है ये वाले पूछने के, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो याद करवा दूंगा इसको। जैसे आप लोग बोले कि मेरे पास में है ना, आप ये मान के चलो कि मैं 3 मिलीलीटर, आप लोग जानते हो मिलीलीटर होता है कि 10 ml वो देना, पाउच देना, 10 ml ऑयल देना। और ml का मतलब होता है, m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है दोस्तों, ये m का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर -3। इसका मतलब है 3 इंटू 10 की पावर -3 लीटर लेकर आए हो आप लोग, यानी 0.003 लीटर लेकर आए हो। ठीक है, तो आपको बस ये वाले याद रखना है, ये वाले आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो याद कैसे करना है दोस्तों, आपके मोबाइल में स्पीड नहीं आ रही थी, मोबाइल की अच्छी स्पीड नहीं आ रही थी नेट की, आपने क्या करवा लिया, MNP करवा लिया। आपने क्या करवा लिया दोस्तों, MNP करवा लिया। आपने क्या करवा लिया, MNP करवा लिया, MNP करवा लिया। अब MNP करवाने के बाद में स्पीड कैसे आ रही है, फाड़ू आ रही है, फाड़ू आ रही है। तो दोस्तों यहां से माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -6, MNP करवा ली आपने, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवा ली, स्पीड कैसे आ रही है, फाड़ू आ रही है। तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, इससे याद कर लोगे है ना। MNP फाड़ू आ रही है, ठीक है। तो इससे आपका 10 की पावर -6 से 10 की पावर -18 याद रह जाएगा। तो ये वाला पार्ट आप लोग याद रख लेना, ठीक है। और बाकी के मैं कल आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा 2 बजे उसमें याद करवा ही दूंगा बाकी का, ठीक है। चलो सर चैप्टर खत्म हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, 2 मिनट का और बचा है। और क्या पूछा जाता है इसमें, आप लोगों से पूछा जाता है बताइए अमीटर का क्या काम होता है, बताइए विस्कोमीटर का क्या काम होता है, बताइए अल्टीमीटर का काम क्या होता है। तो हमारे पास में कुछ डिवाइसेज होती है जो किसी चीज को मापने में इस्तेमाल होती है, जो किसी चीज का मेजरमेंट करने में इस्तेमाल होती है। तो उन इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस के बारे में मैं बता देता हूं, उन डिवाइस के नाम बता देता हूं, और वो डिवाइस क्या मापती है वो भी मैं बताता हूं। चलो ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताएंगे अल्टीमीटर। कौन बताएगा जल्दी से मुझे बताओ, अल्टीमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर बताओ। अल्टीमीटर दोस्तों एल्टीट्यूड का मतलब होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई। तो आप लोगों का जो प्लेन है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसको किससे मापा जाता है, एल्टीमीटर से मापा जाता है। तो लिख लो मेजर्स एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई मापता है कि कोई भी विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये किससे मापा जाता है, एल्टीमीटर से। चलो जल्दी से बताओ अमीटर का क्या काम है। अमीटर तो सर सुना हुआ है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये मापा जाता है दोस्तों अमीटर से। तो अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट मापता है दोस्तों, विद्युत धारा मापता है। चलो सर आगे बताओ बैरोमीटर क्या करता है,
बैरोमीटर क्या करता है सर? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर एयर है, वायु है, बिल्कुल सर। एयर पृथ्वी पे जो दाब लगाती है, जो प्रेशर लगाती है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बिल्कुल बोलते हैं। तो वो कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, वो मापा जाता है बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर का काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना, वायुमंडलीय दाब नापना। इसीलिए दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो मापा जाता है बैरोमीटर से। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दूसरा नाम क्या है? बैरोमेट्रिक प्रेशर। अरे याद रह जाएगा क्या? अरे याद रह जाएगा क्या? ठीक है सर, याद रह जाएगा। और बताओ, नेक्स्ट है एनीमोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ये एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर आ जाओ मैं बताता हूं दोस्तों। होता क्या है, आपका घर है, इसके ऊपर लगा दो एक डंडा बहुत बड़ा, इस पे आप लोग लगाओगे कपड़ा, तो अगर हवा चलेगी तो कपड़ा लहराएगा क्या? कपड़ा लहराएगा क्या? तेज चलेगी तो और लहराएगा क्या? बिल्कुल और तेज लहराएगा। तो एनीमोमीटर भी क्या होता है, जो विंड होती है ना, हवा, वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है, कितनी गति से फ्लो हो रही है, उसकी गति का मापन एक डिवाइस से करा जाता है जिसका नाम है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या करता है दोस्तों? वायु की गति मापता है। चलो आगे जल्दी से बताइए, फेदोमीटर क्या करता है? फेदोमीटर सर, आप कोई शिप हो, नीचे देखो समुद्र की गहराई क्या है। समुद्र की गहराई क्या है, वो किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से मापी जाती है, समुद्र की गहराई, सागर की गहराई। और बताओ गैल्वेनोमीटर क्या करता है? सर कोई सर्किट है ना, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, ये बताता है। लेकिन करंट तो आपका मीटर भी नाप रहा था दोस्तों। ये करंट मापता है, लेकिन कैसी करंट मापता है? लो अमाउंट की करंट, लो करंट। अगर किसी सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही होगी ना, तो ये माप नहीं सकता। ये बहुत कम अमाउंट की करंट ही माप सकता है। तो फिर इसका और क्या काम है दोस्तों? ये करंट की दिशा भी बताता है, ये करंट की दिशा भी बताता है, ठीक है। तो एक तो विद्युत प्रवाह को मापता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, एक तो वो बताता है, और साथ में करंट की दिशा भी बताता है कि भैया ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। और बताओ हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर क्या करता है दोस्तों? ये रिलेटिव डेंसिटी मापता है, आपेक्षिक घनत्व मापता है, आपेक्षिक घनत्व मापता है। सर ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना है आप लोगों को, किसी भी पदार्थ का अगर आपेक्षिक घनत्व निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है उस पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, बट्टे पानी का घनत्व। सर समझ में नहीं आया? जैसे मैंने बोला, जो मरकरी होता है ना, पारा, पारे का घनत्व होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने बोला पारे की रिलेटिव डेंसिटी निकालो, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी निकालो, पारे का आपेक्षिक घनत्व निकालो। तो पारे का निकालना है ना, तो जिस भी पदार्थ का निकालना है, उस पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। पानी का घनत्व होता है 1000, तो 13,600 बट्टे 1000 कितना आ जाएगा? 13.6। तो ये निकालता है। ये किससे द्वारा? एक डिवाइस के द्वारा आप लोग सीधे माप सकते हो, जिसका नाम है हाइड्रोमीटर, ठीक है। एक होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, कंफ्यूज मत हो जाना हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों? ये जो एयर है, इसमें कुछ जल वाष्प भी होती है क्या? कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। मुंबई वाली जगह पर बहुत ज्यादा है, वहां की एयर में जल वाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा है। इससे जल वाष्प की मात्रा को ही तो हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो हाइग्रोमीटर क्या नापता है? लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता मापता है। आर्द्रता कितनी है, कम है, ज्यादा है। और आर्द्रता का मतलब क्या है दोस्तों? जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा। बात क्लियर है क्या? चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनोमीटर क्या करता है दोस्तों। कोई डब्बा है, कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस है, इस गैस का प्रेशर कितना है, यह मापने के लिए दोस्तों आप लोग यहां पर एक डिवाइस लगा देते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या करता है दोस्तों? गैसेस का प्रेशर मापता है, गैसों का दबाव मापता है, या गैसों का दाब मापता है। और बताओ सर ये माइक्रोस्कोप क्या करता है? कोई भी छोटी चीज को बड़ी करके देखने में आप लोगों का माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटी वस्तुओं का आवर्धित दृश्य, मतलब उसकी बड़ी इमेज बनाने में कौन इंपॉर्टेंट है? माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट बात करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है? रक्त दाब मापी। ये तो यार आपका ब्लड प्रेशर मापता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो चलो आगे। ये स्टेथोस्कोप क्या करता है? जो डॉक्टर लगाता है ना, कान में लगाता है और आपके इधर लगाता है। तो आपका हार्ट क्या करता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान कुछ आपके हार्ट में आवाज आती है, उस आवाज को बोलते हैं लब डब। तो उस आवाज को सुनता है कि आवाज तो प्रॉपर्ली आ रही है ना। अगर आपका हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो आवाज अच्छी नहीं आएगी, लब डब की जगह मुर की आवाज आ जाएगी। तो वो आवाज देखता है, आवाज तो सही आ रही है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों का हार्ट के साउंड को एनालिसिस करता है। और बताओ ये टैकोमीटर क्या होता है सर? टैकोमीटर आ जाइए, मैं आपको बताता हूं।
जो आपकी एक्टिवा देखी होगी आपने घर पे, स्टैंड पे खड़ा करो उसको, चलाओ, पीछे वाला पहिया घूमेगा क्या? अरे पीछे वाला पहिया घूमेगा क्या? तो इसकी कुछ स्पीड होगी या नहीं होगी? जैसे मान लो इसकी स्पीड है 800 आरपीएम। 800 आरपीएम का मतलब क्या है? 800 रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 800 रोटेशन कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 1 मिनट में 800 रोटेशन कर रहा है। तो इसको बोलता है रोटेशनल स्पीड, यानी घूर्णन गति। जो घूर्णन गति मापी जाती है वो किससे मापी जाती है दोस्तों? टैकोमीटर से मापी जाती है। सर कैसे मापते बताओ ना। ये है टैकोमीटर, ये है टैकोमीटर। इसकी एक निप होती है, इसमें लगा दो चुन, तो यहां पर रीडिंग आ जाएगी 800 आरपीएम या 600 आरपीएम। समझ गए कैसे मापते हैं? अरे घूम रहा है ना, इसमें घूम कैसे लगा दो बिल्कुल, तो यहां पर रीडिंग आ जाएगी कितनी है। अरे समझे ही नहीं समझे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सर कैलोरीमीटर कितना, कैलोरीमीटर क्या मापता है? आप दूध लेकर आए हो, ये दूध ठंडा है, आपका भाई लेकर आया, ये दूध बहुत गर्म है, तो इसमें उष्मा ज्यादा है ना, इसमें हीट कंटेंट ज्यादा है। तो किसी भी पदार्थ में कितनी हीट है, कितनी उष्मा है, ये किससे मापी जाती है? कैलोरीमीटर से। तो दोस्तों हीट कंटेंट मतलब उसमें कितनी उष्मा निहित है, उसमें उष्मा की मात्रा कितनी है, किससे मापी जाती है? कैलोरीमीटर से। ये लैक्टोमीटर क्या है दोस्तों? लैक्टो का नाम सुनते ही आपको दूध का नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूध में एक शुगर पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज शुगर, यानी लैक्टोज शर्करा। आपका जो मिल्क होता है ना, मिल्क में एक शुगर पाई जाती है। सर ये शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम शुगर है। तो आप लोग बोल सकते हो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक शुगर पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोज। तो लैक्टो करके यार कुछ दूध से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपका दूध कितना प्योर है, उसकी कितनी शुद्धता है, ये मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। एक होता है दोस्तों विस्कोमीटर। मीटर का मतलब तो है नापना, ये विस्को का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों सॉलिड में, ठोस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वैसे लिक्विड में होता है क्या? विस्कोसिटी, यानी श्यानता। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर किसी लिक्विड की, अगर किसी तरल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, श्यानता ज्यादा होती है, तो वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता, और जिसकी श्यानता कम होती है वो इजीली फ्लो कर पाता है। जैसे एक बाल्टी में आपने शहद लिया, एक बाल्टी में आपने पानी लिया, दोनों को आप लोग ढोल रहे हो, कौन आसानी से फ्लो कर जाएगा? सर पानी आसानी से फ्लो कर जाएगा, यानी पानी की श्यानता कम है। जो शहद होगा वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि शहद की श्यानता ज्यादा है। तो किसी भी तरल की जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, ये किसके द्वारा मापी जाती है? विस्कोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आज जैसे मैंने बोला था, एक दिन में एक चैप्टर पूरा अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको साइंस में बादशाह बनना है, साइंस एमसीक्यू की बाहर है आपके लिए, डेली दोस्तों हजारों बच्चे देखते हैं, आज भी 7-8 हजार बच्चे देख रहे हैं उस क्लास को, 1 बजे वाली क्लास को। तो यहां पर मैं करवाता हूं लेट्स क्रैक साइंस। इस क्लास का नाम ही लेट्स क्रैक साइंस है। साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं जो सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो सर एक तो ये हो गया। और बताओ, जो भी मैंने आज चैप्टर पढ़ा है उसके सभी सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, कल मैं आपको 2 बजे टेस्ट लूंगा, टेस्ट भी लूंगा, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। मतलब आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं मैं डेली 2 बजे। मैंने इधर लिंक डाल दिया है, लिंक आप लोग खोल के देखिएगा, लिंक आप लोग खोल के देखिएगा, 2 बजे वाली क्लास का लिंक आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 2 बजे तो आपको को करवाऊंगा मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो भी चैप्टर करवाते जा रहा हूं मैं। जैसे आप 4 बजे जो चैप्टर हो गया, इसके सभी क्वेश्चन मैं अगले दिन करा दूंगा, और आप लोगों को दोस्तों टेस्ट के रूप में होगा, आपको अपनी रैंक भी मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों क्लासेस से जुड़ना ना बोले। यहां तो मैं मिक्स क्वेश्चन करवाता हूं जिसको पूरा पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब, और यहां पर मैं एक एक चैप्टर को पकड़ रहा हूं। जैसे कल मैं करवाऊंगा मेजरमेंट के। समझ में आई दोस्तों बात को? चलिए, यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। सर क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें, एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए दोस्तों। मेरा नाम सर्च करिए नीरज जहांगीर, फॉलो करो, यहां पर स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। और जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 कोड लगा के अनलॉक कर लीजिएगा। एक बार अनलॉक करने के लिए कोड पूछा जाता है, तो आपका प्यारा, आपका दुलारा नीरज 11 वहां पर लगाओ, जिससे अनलॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताओ कोई समस्या? यहां पर मैं चैट्स पढ़ लेता हूं आपकी, बताइए जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, तो डेली आप लोगों की मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं 2 बजे, जहां पर मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं। आज जो चैप्टर करवाया उसके क्वेश्चंस जितने भी होंगे मैं कल 2 बजे करवा दूंगा। लिंक दे दी है मैंने लाइव चैट में, और आपको बता भी दिया है कहां पर वैसे वहां पर पहुंचना है, कैसे वहां पर पहुंचना है। ठीक है,
तो दोस्तों आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कल मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में जिसका नाम होगा मोशन यानी गति। तो आप जानते हैं वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, कल सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और आप लोग दोस्तों जिसको मेरे साथ डिटेल में साइंस पढ़नी है मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी एग्जाम के लिए बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। सर सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है, जैसे ये वाला जो कोर्स मिलेगा वो एसएससी एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलेगा। सर फायदा क्या है दोस्तों, यहां पर आप लोग को सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं साइंस से मिलेगी, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, हर क्लास की बेहतरीन पीडीएफ मिलेगी। सभी टीचर्स की सारी क्लासेज आप लोग के हाथ में होगी दोस्तों, हर टीचर की क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी मिलेगी। अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार देख लो आप लोग। बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा। जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग वो भी देख सकते हो। जो अपकमिंग कोर्स है आने वाले, जैसे आपके पास में सब्सक्रिप्शन है 2 साल का, तो अगले मार्च में मान लो किसी का कोर्स आएगा या जून में आएगा, तो वो वाले कोर्स भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अलग से पैसा देना नहीं पड़ेगा। और वीकली आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, यहाँ पर और बता दिया जाएगा 70 से ज्यादा यहाँ पर टॉप टीचर है ना। आप लोग के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में और हिंदी में, हर महीने नए नए कोर्स आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में प्राइस आ जाएगी। कोड लगाना ना भूले नीरज यारा, जैसे कोड लगाओगे यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों जो भी आप लोग की आगे सीटी की प्रिपरेशन करेंगे वहां पर दोस्तों बैंक एसएससी के लिए कंप्लीट कॉम्बो भी है, मतलब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो बैंक और एसएससी दोनों के मिल जाएंगे आपको कोर्स। ठीक है, तो 1 साल का अभी 10,200 का है। ठीक है, अभी मतलब पहले ही 10,200 का था, न्यू प्राइस अभी 7,999 की पड़ रही है नीरज 11 कोड लगाने के बाद में। नीरज 11 कोड लगाने के बाद में दोस्तों ध्यान रखेंगे प्राइस हाइक जल्दी आप लोग का होने वाला है, तो आप लोग ये ले सकते हैं नीरज 11 कोड यूज करके। ठीक है, चलिए तो इस क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को क्लास जब खत्म होगी उसके नीचे दे दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल 1 बजे और 2 बजे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री क्लास में। थैंक यू सो मच।